क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चांदी, सोना, लोहा, तांबा। विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है डी, तांबा। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? यानी कि सबसे पहला अन्न कौन सा था जिसे मनुष्य ने प्रयोग किया? ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, एकदम से जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए। बहुत बढ़िया। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, एक बार फटाफट से वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला अन्न कौन सा था? तो उत्तर आपका सही हो जाता है ए। कौन सा अन्न था? जौ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है बी, धान्यागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार था, जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था, जो कि वहां पे सबसे बड़ा भवन था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है बी, सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला प्रथम प्रवचन या उपदेश, भी क्वेश्चन में आया है तो प्रवचन ही समझिएगा, उपदेश दोनों एक ही है, कहाँ पर दिया? सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। और एक क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जाता है, बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया किस भाषा में दिया? तो बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है ए, अशोक मौर्य का रुम्मिनदेही स्तंभ। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है ए, अशोक मौर्य का रुम्मिनदेही स्तंभ। ठीक है। क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है किसमें? कार्बन चक्र में, ऑक्सीजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में या जल चक्र में? तो आपका विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है डी, जल चक्र में। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में। जल चक्र मतलब जल का विभिन्न रूपों में बदलना, वो जल चक्र कहलाता है। जैसे जल मेनली 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में बर्फ हो गया, द्रव रूप में जल, गैस रूप में वाष्प। ठीक, अब जैसे देखिए जलाशय में जल है, ये जल ये द्रव अवस्था में है, फिर ये भाप बन करके ऊपर उठता है, वाष्प रूप में परिवर्तित होता है, तो यहाँ पे भाप बन जाता है। फिर भाप ये बाद में संघनित होकर के बाद में वर्षा का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब इस तरीके से सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल का वाष्पीकरण करना, फिर उसके बाद वर्षा हो जाना, फिर उसके बाद पौधों को प्राप्त होना, इस तरीके से पूरी प्रक्रिया चलती रहती है वायुमंडल में। ये पूरा क्रम ये चलता रहता है, तो यही हो जाता है जल चक्र। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है कैसा? इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड ऑफ एनर्जी सदैव कैसा होता? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, सीधा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। इस तरह के पिरामिड में हर पोषण स्तर पर एक पोषण स्तर, यानी कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा क्रमशः
घटती जाती है। तो इस तरीके से ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा, यहाँ पे ऊर्जा सबसे ज़्यादा है एक पोषण स्तर पर, फिर उसके बाद दूसरे में थोड़ी सी कम, फिर उसके बाद और कम, इस तरीके से तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है। क्योंकि प्रत्येक पोषण तल के जंतु केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण तल को देते हैं, आप सभी जानते हैं, और शेष सभी पोषण तलों से 90% ऊर्जा का ही उपयोग हो जाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है, आपको बताना है यहाँ पे। तो आप लोग जल्दी से रिप्लाई कीजिए। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। मनुष्यों द्वारा उत्पन्न वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, आपको बताना है यहाँ पे। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख और व्यापारिक उपयोग कहेंगे तो क्या किसके उत्पादन में होता है? अमोनिया के उत्पादन में होता है, NH3। अमोनिया के उत्पादन में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए इसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जंग लगती है, उससे बचाने के लिए जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, देखिए, जैसे एक पूछा जाता है विद्युत लेपन। निम्न कोटि को जो विद्युत लेपन पूछा जाता है एग्जाम में आपके, उसका मतलब क्या होता है? निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित करने या उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसी को कहते हैं विद्युत लेपन। पानी चढ़ा दिया जाता है, एक लेप लगा दिया जाता है। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? विकल्प आप सभी के सामने, मध्य अक्षांश घास स्थल, टैगा, भूमध्य सागरी, उष्णकटिबंधीय सवाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है मध्य अक्षांश घास स्थल को। मध्य अक्षांश घास स्थल यानी कि प्रेयरी बायोम को विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ व्यापक पैमाने पर गेहूं की खेती की जाती है, गेहूं की कृषि होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? विकल्प आप सभी के सामने, आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? ग्लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर, कैल्शियोमीटर, ध्रुवण मापी। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है बी, दूध की सघनता यानी कि दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर नामक उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। ध्रुवण मापी की सहायता से ध्रुवित प्रकाश के कारण उत्पन्न ध्रुवण कोण को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, जल गैस किसका संयोजन है? जल गैस किसका संयोजन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जितने क्वेश्चन आपको दिखेंगे सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल गैस किसका संयोजन है? विकल्प आप सभी के सामने है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? वेरी गुड, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का संयोजन होता है जल गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी को इसके बारे में एक चीज और बता देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण का प्रयोग मेथेनॉल के संश्लेषण में किया जाता है, मेथेनॉल के सिंथेसिस में किया जाता है, इसीलिए इसे संश्लेषण गैस या सिन गैस के नाम से भी जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी एक संकटापन्न जाति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक संकटापन्न जाति है? ब्लैक बक,
भराल, गंगा डॉल्फिन, मिथुन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है सी, गंगा डॉल्फिन। ये जितने भी यहाँ पे ब्लैक बक, भराल, गंगा डॉल्फिन, मिथुन, इन सब में से गंगा डॉल्फिन एक संकटापन्न जाति है। ऑप्शन हमारा सही होता है सी। अगला क्वेश्चन, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से क्या सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? टेरिडोफाइट, शैवाल, लाइकेन, ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, लाइकेन। लाइकेन वायु में सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक होते हैं। कैसे सूचक होते हैं ये लाइकेन? ये सल्फर डाइऑक्साइड जब वातावरण में ज़्यादा हो जाता है तो ये नष्ट होना शुरू कर देते हैं। यानी कि जैसे जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जाती है तो इनकी संख्या क्या होती, कम होती चली जाती है। इससे ये पता चल जाता है कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, वायु में प्रदूषण सल्फर डाइऑक्साइड का बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है सी। अगला क्वेश्चन है, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? विकल्प कौन सा सही होगा? वेरी गुड, 7 वर्गों में, 5 वर्गों में, 6 वर्गों में, 4 वर्गों में। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, 6 वर्गों में। IUCN का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इंटरनेशनल IUCN, I से इंटरनेशनल, U से यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का फुल फॉर्म है। इसके द्वारा संकटग्रस्त जीवों को कितने भागों में बांटा गया, कितने वर्गों में? 6 वर्गों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? जैंथोफिल, राइबोफ्लेविन, बाइब्लोस, कैरोटीन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है डी, कैरोटीन की वजह से गाय के दूध का रंग पीला होता है। ठीक है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? एसिटिलीन, एथिलीन, मेथेन, ईथेन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, एथिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एथिलीन गैस सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन है, एथिलीन गैसीय पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 से लेके 200 दिन, 100 से 120 दिन, 160 से 180 दिन, 150 से 200 दिन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, 100 से लेके 120 दिन। 100 से लेकर के 120 दिन इनका जीवन काल होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इनका काम क्या होता है? ये शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ऑक्सीजन को ढोने का काम करती है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपकी लाइक से हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और आपको वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? गाजर का जो रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, कैरोटीन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? वेरी गुड, ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे डी, कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसकी वजह से? तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसकी वजह से? अवरक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण, परावैंगनिक किरण के कारण। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है बी, क्लोरीन के कारण। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, कार्डमम पहाड़ियां किन राज्यों की सीमाओं में स्थित है?
आपके एनवायरनमेंट में सभी पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योग्राफी का भी इंक्लूड होता है, बायोलॉजी का भी इंक्लूड होता है, उसमें आपके यहाँ से पॉलिटी से भी रिलेटेड होता है। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिए हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी पोर्शन से यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए। कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं में स्थित हैं? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है सी। अभी मैंने क्वेश्चन करवाए नदियों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए, पर्वत और पठार से, संविधान से, सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। एक ही जगह पे कलेक्ट करके मैंने वीडियो बनाया, बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन, आप लोग जरूर देखिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जिन राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण है वे क्रमशः हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकल्प आप सभी के सामने। विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प हमारे यहाँ पे सही होता है बी, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देवाशरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? मेले से क्वेश्चन पूछा जाता है। देवाशरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? बलरामपुर, बाराबंकी, बदायूं, बहराइच। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है बी, बाराबंकी में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 125, 123, 130, 135। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, अनुच्छेद 123 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ पे? ओस्लो, स्टॉकहोम, कोपेनहेगन, लंदन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ओस्लो में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है? निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है? कोयला गैस, प्राकृतिक गैस, वायु अंगार गैस, भाप अंगार गैस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, भाप अंगार गैस। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, H2। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है ये। इसको हम वाटर गैस के नाम से भी जानते हैं, वाटर गैस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारणवश होता है? अल्जाइमर, पार्किंसंस, त्वचा कैंसर, मंदाग्नि। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? आर्सेनिक की बहुलता के कारणवश होता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है सी, त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, सौरमंडल से भी क्वेश्चन पूछा गया। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, शुक्र, यूरेनस। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, शुक्र। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है, स्पेन और किस देश के सरकारों के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वच्छ वायु गठबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? आपको बताना है यहाँ पे ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, पेरू। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, पेरू। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पे देखिए, भारत सहित कितने देशों ने ऑनलाइन फेक न्यूज के प्रसार को रोकने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको यहाँ पे बताना है विकल्प आपका कौन सा सही होगा। कितने देशों ने, भारत सहित। आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा बी, 20 देशों ने ऑनलाइन फेक न्यूज के प्रसार को रोकने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने सभी 7 प्रदेश के राज्यपालों को बर्खास्त कर दिया है? किस देश की सरकार ने? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है, वेरी गुड, यहां पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है सी, नेपाल की सरकार ने सभी 7 प्रदेश के राज्यपालों को बर्खास्त कर दिया है। अगला आपका क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया? महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ के द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया है?
विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, युवा पहल को। अगला आपका क्वेश्चन है, शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान को किस देश का दोबारा राष्ट्रपति चुना गया है? शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, मिस्र, सूडान, कुवैत, यूएई। तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है ए, यूएई। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूएई के प्रधानमंत्री कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, चाहे जहां से भी आप खोज करके बताइए, लेकिन आपको बताना जरूर है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित मलनाद में बंदरों हेतु बनाए जाने वाले पार्क व्यवहार्यता को लेकर पर्यावरणविदों के बीच संशय बना हुआ है? आपको यहाँ पे बताना है कर्नाटक सरकार, बिहार, पंजाब या तमिलनाडु सरकार। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है कर्नाटक सरकार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 24वें महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? 24वें महालेखा नियंत्रक के रूप में अनिल कौशिक, देवेंद्र नारायण, सोमा रॉय, जतिन प्रसाद। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, सोमा रॉय। सोमा राय बर्मन इनका पूरा नाम है। ये महालेखा नियंत्रक है CGA, किस नंबर के? 24वें। और यहाँ पे आपको बता देते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, इसमें अंतर है और आप लोग जानते रहिए। देखिए यहाँ पे पूछा गया महालेखा नियंत्रक, ये है सोमा राय बर्मन, किस नंबर के? 24वें। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, ये 13वें नंबर के कौन बने हैं? तो ये हैं राजीव महर्षि। ध्यान दीजिएगा, CGA और CAG में अंदर आप समझते रहिए। CGA सोमा राय बर्मन और CAG कौन है? राजीव महर्षि हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? दास्तां उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है यहाँ पे 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 30 नवंबर या 29 नवंबर। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाता है 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन।